तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल इन दिस वेरी इंफॉर्मेटिव शो जिसका नाम है द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके काम की बात, आपकी आमदनी से रिलेटेड बात और बातें जो सिर्फ आपके मतलब की होती है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी म्यूजिक के बजाए हुए। हम आपको सीधे मुद्दे की बात बताते हैं और आज सीधे मुद्दे की बात में हम बात करेंगे कोरोना की, हम बात करेंगे कंगना रनौत की राजनीति में नए दांव पेच खेलने की, और हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है गोते पे गोते खा रही है और देश में लोगों की हालत क्या हो गई है, और जो वर्किंग क्लास है वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, और किस तरह से शिवसेना जो है इग्नोरेंट्स के मुंह लगकर अपनी वैल्यूज जो है पूरी तरह से गिरा रही है कहा जाए तो। और हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से हमारे देश में सरकार हमारी पॉकेट से पैसे निकालने को लगातार नए नए रास्ते निकाल रही है। चलिए शुरू करते हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के हिसाब से कोरोना के कुल आंकड़े पूरी दुनिया में 2,85,00,000 हो चुके हैं और मृतकों की संख्या जो है 8 लाख के पार हो चुकी है। हमारे भारत की देखें तो हमारा देश जो है ब्राज़ील से और अमेरिका से मौतों के मामले में पीछे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिकवरी काफ़ी अच्छी है, 34 लाख की रिकवरी है। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के हिसाब से आंकड़े जो है 43,72,000 हो चुके हैं, जिसमें मृतकों की संख्या जो है 74,000 के आसपास है, जो कि एक बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन हमारे यहाँ पर जब से लॉकडाउन खुले हैं पिछले 5 तारीख से, और जब से 5 अगस्त से रामलला के मंदिर का शिलान्यास हुआ है, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार को इसके बारे में कोई लेना देना नहीं है। आज तो मेट्रो भी खुल गई है, कल मेट्रो खुल गई है और हम लोग जो है बिना किसी परवाह के घर के बाहर निकल रहे हैं। कोरोना का वायरस जो है आपके इंटेस्टाइन में बैठ जाता है, जाके आपके लंग्स में बैठ जाता है, आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स में जाके बैठ जाता है, किसी भी ऑर्गन में जाके बैठ जाता है, और इससे काफ़ी समय तक एक्टिव रह के आपको काफ़ी परेशानी का सबब दे सकता है और दूसरे लोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी भी काफ़ी कम कर सकता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप 2 मास्क पहन के रखिए। 1 मास्क के बजाय अगर आप 2 मास्क पहन के रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कोशिश कीजिए कि पब्लिक प्लेसेस में ना जाए। मीटिंग्स अगर आप वर्चुअली कर पाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे देश में कई सारे सर्विस क्लासेस जो है पिछले 2 महीनों में 2,45,00,000 लोगों के सर्विस क्लासेस जो अच्छी खासी सैलरी पे थे, जिनको सैलरीज मिल रही थी, उनकी जॉब्स चली गई है। लेकिन सरकार उसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का सिर्फ एक ही काम है, डाइवर्जन करना, चैनलों की टीआरपी बढ़ाना और नए नए मुद्दों पे राजनीति करना और नए नए राजनीतिक मुद्दों पे नए नए नमूने तैयार करना। जो आजकल नए नए नमूने जो बंदर कई तरीके के नाच रहे हैं, इस तरीके के नमूने आए दिन तैयार करना। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टेलीविज़न ना देखें, आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जो बहुत ही लेटेस्ट है, जिसमें आप परी देश की जनता लिख के आप यूट्यूब चैनल के सारे वीडियोस देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए। परी टॉक्स टू देश की जनता भी आप उसमें लिख सकते हैं। खैर, मुद्दे पे लौटते हैं कि जो हमारे यहाँ पर श्रमिक, हमारे यहाँ पे जो मजदूर है, उन लोगों को जो है जॉब्स नहीं है। मनरेगा के तहत जितने उनको सैलरी या जितना काम प्रोवाइड हो रहा है वो पर्याप्त नहीं है और काफ़ी सेक्टर्स जो है बंद हो गए हैं, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स जो है पीपीएफ जो है पीएफ जिसको हम कहते हैं पीपीएफ फंड्स जो है अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दे पा रहे हैं, और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जो सैलरीज भी नहीं दे पा रहे हैं, और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जो है काफ़ी सारी कंपनियों पे ताले लग गए हैं, और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जो है ये शिकायत करें कि हम किसी भी हिसाब से अपने उद्योग धंधों को चलाने में समर्थ नहीं है। ये सरकार की लापरवाही है, सरकार की अनियमितता है, सरकार द्वारा किया गया हम समझे तो रेकलेसनेस है, सरकार द्वारा किया गया एक अंधापन है, जो सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना अर्थव्यवस्था के बारे में जाने बूझे सरकार के अधिकारियों ने, सरकार के परामर्शकारियों ने इस तरह से लॉकडाउन्स किए। उसके बाद में हम देखते हैं कि कई सारे सैलरी लोगों की जब जॉब्स चली गई तो लोगों ने अपना पीएफ निकालने की शुरुआत कर दी, और ऐसा लगातार 2.5 महीने से देखा जा रहा है कि कई सारे लोग अपनी पीएफ निकाल रहे हैं, और उसके लिए जो ग्रेजुएटी और पीएफ जो हम रिटायरमेंट के बाद यूज़ करते हैं या किसी बड़ी मुसीबत के लिए रखते हैं, उसको निकाल के लोग अपना खर्चा चला रहे हैं, अपना खान पान चला रहे हैं, अपनी सब्जी तरकारी, अपनी रोटियां जो है उसकी वजह से खरीद पा रहे हैं। तो जो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा
परेशानी की बात है। और हम देखते हैं कि शादियों के लिए और कई सारे फंक्शंस के लिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपना पीएफ निकाल चुके हैं। तो एक तरीके से हर तरह से एक मायूसी और एक हम कह सकते हैं कभी ना ठीक होने वाली एक जीडीपी के आसार नज़र आ रहे हैं, कभी ना ठीक होने वाली, क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं है। और इस तरह से अगर चलता रहा तो सच में बड़ी ही दुख की बात होगी, बड़े ही एक तरीके से शोकाकुल जो है हमारा देश हो चुका है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो ये सब बड़ी शोक की बात है, हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि ईपीएफ अकाउंट्स जो होते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट कम करने की बात सामने आई है, जिसमें काफ़ी सारा इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया है। ये बात भी सामने आई है कि करीब 0.50% का इंटरेस्ट रेट जो है कम किया जाएगा, या 0.15 से लेके 0.50 तक इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा। और ईपीएफओ का जो सेंट्रल ट्रस्टीज़ हैं उनकी बैठक जो 1 मार्च को हुई थी, तब से ही इस बारे में बता दिया गया था कि ईपीएफओ की जो ब्याज दर है वो काफ़ी हद तक कम की जाएगी। तो ये एक बड़ी ही सेंसिटिव खबर है, जो ईपीएफओ की ब्याज दर कम की जा रही है। और ये 1 मार्च से फैसला हो गया था, लेकिन अभी जो है चल के न्यूज़ सामने आई है। सरकार जो है रेलवेज़ के IRCTC के कुछ शेयर्स भी बेच रही है। पेमेंट जो है 9 तारीख तक हो जाएगी, पूरी पेमेंट जो है। तो इस तरह से सरकार जो सरकारी कंपनियों के शेयर्स निजी कंपनियों को बेच के जो है अपना पैसा इकट्ठा कर रही है। मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि क्यों सरकार के पास पैसा नहीं है, आखिर सरकार के पास पैसा क्यों नहीं है। पिछली सारी सरकारों के पास पैसे थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी सरकार के पास पैसे ना हो। तो उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि सरकार के पास पैसे क्यों नहीं है। तो मैंने आपको उसके बारे में बताया था, आप जाके पिछले वीडियो को रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो टेनिस प्लेयर है जेनिफर ब्रांडी, वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जेनिफर ब्रांडी जो है टेनिस प्लेयर है, सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे देश में सुशांत सिंह राजपूत का है, जिसमें रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया है। और रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। इसके पहले उन्होंने एनसीबी के लॉकअप में एक रात गुजारी। लेकिन क्या हमारे देश में इतने सारे यंगस्टर्स जो रेव पार्टीज करते हैं, इतने सारे यंगस्टर्स दिल्ली बॉम्बे में 5 सितारा कल्चर जो चल रहा है उसमें इतनी सारी रेव पार्टीज होती है, क्या किसी को 14 दिन के लिए आज तक रखा गया है? ऐसा इतिहास में शायद पहली बार होगा कि ड्रग्स लेने पे, थोड़ी बहुत ड्रग्स कभी कभार 2017-18 में लेने पर भी जो है इस तरह के मामला आ रहे हैं कि 14 दिन के लिए जेल में रखा जाएगा। और फिर उसके बाद में बहुत सारे वकील कहते हैं कि इनकी रिहाई ना हो। और ईडी और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कई अधिकारी पीछे पड़े हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि उसकी रिहाई होनी चाहिए। जो काफ़ी दुख की बात लगती है, जो पूरा एक मामला निकल के आ रहा है, वो बहुत दुख और एक घिनौनी राजनीति का मामला निकल के आ रहा है। सुशांत सिंह के लिए संवेदना जो लोगों के अंदर है, सुशांत सिंह के अंदर जो प्यार लोगों के अंदर भरा हुआ है सुशांत सिंह को लेकर, उसको लेके राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। और रिया चक्रवर्ती को विक्टिम बना के जेल में रखना कई सारे लोगों का बिहार इलेक्शन में आने वाली राजनीति में फ़ायदा कर सकता है, इलेक्शंस में फ़ायदा कर सकता है, यही बताया जा रहा है। उसके बाद में कंगना रनावत के केस पे आते हैं कि कंगना रनावत का केस जो है, कंगना रनावत आज बॉम्बे आ चुकी है। उन्होंने बताया कि मैं बॉम्बे आऊँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। इतनी जो गट्स उनके अंदर कहाँ से आए हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी से उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे साठगांठ है। और वो अब बीजेपी की स्पोक्स पर्सन बन चुकी है, बीजेपी का एक फेस बन चुकी है बीजेपी की तरफ से बोलने के लिए। पहले उन्होंने सुशांत की तरफ से बात की, लगातार चैनल्स में सुशांत के बारे में, नेपोटिज्म के बारे में वो बोलती रही। जब सुशांत की मर्डर मिस्ट्री बची ही नहीं, जब सुशांत का केस जो है मर्डर केस निकला ही नहीं, तो अब उन्होंने नया मामला पकड़ लिया है। आज जब बीएमसी की टीम उनके यहाँ पर पहुँच के उनके ऑफिस का जो है कंस्ट्रक्शन गलत होने की वजह से, एक्स्ट्रा होने की वजह से उनका ऑफिस गिरा रही थी, तब जाके उन्होंने आनन फानन में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल किया। हाईकोर्ट ने उनका जो कंस्ट्रक्शन है उसको बीएमसी को तोड़ने से रोक दिया। तो उस पर उन्होंने बहुत गंदे कमेंट्स किए। हालांकि ये बात सही है कि उनको हरामखोर कहा गया संजय राउत द्वारा, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुंबई की इंसल्ट की थी, मुंबई की तुलना पीओके से की थी, उन्होंने मुंबई को
POK बताया था मुंबई पुलिस की, उन्होंने काफ़ी निंदा की थी और वो सोशल प्लेटफॉर्म पे आए दिन यही सारी चीज़ों के लिए फेमस है और यही सब लिखती रहती है, शायद इसीलिए वो 2 साल में एक मूवी करती है। तो और जिन पार्टनर्स के साथ में आज तक वो रही है, उन सारे पार्टनर्स की पब्लिकली सोशल मीडिया पर बैठ के जो है एक फॉल्स स्टोरी बना के बताती है। तो ये उनके शायद एक कैरेक्टर का हिस्सा है, जो अब उनको कोई पार्टनर शायद उनके पास में नहीं है, तो उन्होंने नेपोटिज्म और मूवी माफियाज और पता नहीं क्या क्या टर्मिनोलॉजीज उनकी खुद की है, फ्लैग बेयरर ऑफ नेपोटिज्म भी उन्होंने किसी को कहा था। तो इस तरीके की चीज़ें तो निकल के सामने आ रही है। तो ये पूरी तरह से एक राजनीतिक एजेंडा है कंगना का, जो बोलना है ट्विटर पे, लगातार लिखना है, राजनीतिक एजेंडा है। और कंगना ने जो है उनके घर को राम मंदिर बता दिया और उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को या शिवसेना को उन्होंने बाबर बता दिया, बाबर की फौज बता दिया। उन्होंने बोला कि बाबर, ये राम मंदिर फिर से बनेगा और ये मेरा ऑफिस नहीं है, राम मंदिर है, और बाबर, ये राम मंदिर फिर से बनेगा। और ये क्या पता नहीं क्या क्या उसने लिखा है ट्विटर पे, आप देख सकते हैं जाके। और उसने ये भी लिखा है कि जो है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का करके काफ़ी लंबा ट्वीट लिखा हुआ है, जिसमें उद्धव ठाकरे को बाबर बताना काफ़ी हद तक गलत है। तो ये सारा जो है नाटक जो है खेला जा रहा है, ये सारा सियासी नाटक है जिसको पब्लिक समझ नहीं पाती। पब्लिक का एक माइंड डाइवर्जन हो जाता है, पब्लिक का एक इंटरेस्ट डाइवर्जन हो जाता है और चैनल्स के TRP भी लगातार बढ़ती रहती है। तो ये शायद नए राजनीतिक कह सकते हैं हम लोग, एक नमूना एक कह सकते हैं अपने आप को पेश कर रही है, और एक किसी राजनीतिक पार्टी के फायदे के लिए जो इतना सब कुछ बोल रही है। डेफिनेटली समझ में आता है कि बीजेपी और RSS के स्पोक्स पर्सन बन चुकी है और शिवसेना को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि हमेशा कहा जाता है इग्नोर द इग्नोरेंट। अगर शिवसेना उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती है तो अवॉइड कर देना चाहिए, उनको रिप्लाई करना बंद कर देना चाहिए, और जो करना है वो लीगली एक्शंस उन पर ले, और कभी उसे एक तरीके से रिस्पॉन्ड ना दे, और नेताओं को अपनी वैल्यू कम नहीं करनी चाहिए, जो एक तरीके से वो सभी लोगों को अपनी पावर बताती है, टारगेट करती है, और मोदी जी के साथ में फ़ोटो क्लिक करके जो डालती रहती है, वो कहीं ना कहीं एक जो सुपीरियर मानसिकता की शिकार लगती है। और पहले भी कई सारे मीडिया चैनल्स में कई सारे उनके बॉयफ्रेंड्स ने उनको मनोरोग से ग्रसित बताया है, और उनको बताया है कि वो मनोरोग की शिकार है, और इस तरह से अगर वो है तो उनको अपना इलाज कराना चाहिए, जिस पे वो हमेशा कहती है कि मैं महिला हूँ इसलिए मेरे साथ में ऐसा किया जाता है, मैं महिला हूँ इसलिए मेरे साथ वैसा किया जाता है, और मुझे अपने पार्टनर ने इस तरीके से, जिसके बारे में मैं ड्रीम करती थी, उसने मेरे साथ में ये कर दिया, मेरे पार्टनर ने ये कर दिया। कभी स्टारडस्ट में कोई इंटरव्यू देती है, उसके बाद फिर मैरिड लोगों के साथ में अफेयर करती है अपने फ़ायदे के लिए, और एक विक्टिम कार्ड खेल जाती है बार बार। इस बार भी वो एक विक्टिम कार्ड खेलेगी। जब अब उनका दफ्तर तोड़ दिया गया है तो शायद उनके पास में काफ़ी पैसे बीजेपी ने दिए होंगे, तो पैसे तो काफ़ी है जो राम मंदिर दोबारा बनने की वो ट्विटर पे एक चैलेंजिंग बात लिख गई, लेकिन और उद्धव ठाकरे को चैलेंज कर गई। लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी RSS की जो है एक स्पोक्स पर्सन बन के ये सारी हरकतें चल रही है, और डेफिनेटली इसका जो पूरा घटनाक्रम है वो यही बताता है कि शिवसेना सरकार को कहीं ना कहीं कम आंका जा रहा है, कम बताया जा रहा है, और शिवसेना सरकार पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली निशाना साधा जा रहा है। कहते हैं मुंह तो कंगना का है लेकिन वर्ड्स किसी और के हैं। कंगना के कंधे पर बंदूक रख के गोली कोई और चला रहा है, ये कोई आप समझ सकते हैं कि कौन हो सकता है। लेकिन कंगना कहीं ना कहीं एक राजनीतिक गतिविधियों का, राजनीतिक एनिमिटी का जो है एक जरिया बन गई है, एक मोहरा बन गई है। ये तो हम कह सकते हैं कि उनको एक मोहरे के रूप में यूज़ किया जा रहा है, और ये वही कंगना है जो विमेन पावरमेंट और बड़ी बड़ी विमेन एंटरप्रेन्योर और बड़ी बड़ी बातें करने लगती है, और एक वेमेन लव और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो उनके आप देखेंगे एक फेमिनिस्ट होने का अपने आप में दावा करती है। तो इस तरीके से अगर
ये करेंगी और देश जब इतनी बुरी स्थिति से गुजर रहा है, इतनी बुरी स्थिति से जब देश संभल नहीं पा रहा है, उस समय में इस तरह के प्रोपेगेंडाज, राजनीतिक प्रोपेगेंडाज को बढ़ावा देना, राजनीतिक पार्टीज को बढ़ावा देना किसी भी इंडिपेंडेंट आइकन के लिए या इंडिपेंडेंट महिला के लिए सही बात नहीं होगी। उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि जिस तरह से यूपी में रेप हो रहे हैं, यूपी में बलात्कार हो रहे हैं, उन महिलाओं का क्या होगा या उनको किस तरह से सुरक्षित किया जा सकता है रेप से। उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए कि इतने सारे हमारे यहाँ पे नौजवान हैं, इतने सारे एजुकेटेड लोग हैं जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। क्योंकि कंगना का करियर तो शायद 15-17 साल पहले सेट हो गया था, लेकिन आज बहुत सारी लड़कियाँ मुंबई में हैं जो नेपोटिज्म का शिकार है और जो करियर नहीं बना पा रही है या जो रास्ता नहीं बना पा रही है वहाँ तक जाने का। उनके लिए काम करना चाहिए, कंगना को काम करना चाहिए या बात करनी चाहिए, काम तो नहीं कह सकती मैं, बात करनी चाहिए उन बेरोज़गारों के लिए कि कैसे देश में इतने सारे बेरोज़गार हैं, उनके लिए सरकार क्या करेगी। इस तरह की कुछ बातचीत करनी चाहिए थी, बजाय इसके वो राम मंदिर की बातें कर रही है, अपने ऑफिस को राम मंदिर कह रही है, जय श्री राम लिख रही है, आरएसएस की स्पोक्स पर्सन बनी हुई है और एक अजीबोगरीब अवतार में जो है, एक राखी सावंत वाले अवतार में पेश हो गई है। और सारे ही बॉयफ्रेंड्स जो हैं अब एक के बाद एक शायद अपनी पब्लिसिटी बटोरने आएंगे। पहला बॉयफ्रेंड तो आ गया, पता नहीं अब कितने सारे बॉयफ्रेंड्स आएंगे। सारे ही बॉयफ्रेंड जो एक के बाद एक जो है लाइन से अपनी पब्लिसिटी बटोरने आएंगे। बॉयफ्रेंड के पापा, बॉयफ्रेंड की मम्मी, बॉयफ्रेंड के भाई, बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड की बहन, बॉयफ्रेंड के बहन, बॉयफ्रेंड की बहन का भाई, बहुत सारे लोग अब देखना एक के बाद एक आएंगे। और हमारे जो टीवी चैनल्स जो 85 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं, हमारे जो न्यूज़पेपर्स है जो कम से कम 30 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं रोज। इस तरह के जो मीडियाज़ है वो पूरी तरीके से खरीदे हैं, सरकार से इन्फ्लुएंस्ड है, इन घटनाओं से इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है और वो कभी भी सही खबरें नहीं छाप पाएंगे, वो शायद कभी भी सही दिशा निर्देश नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा ही है तो लोकतंत्र होने का क्या फ़ायदा है।